नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे साइंस टैलेंट सर्च की और छात्रों द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट की। इसके अलावा चर्चा करेंगे वर्ल्ड टीबी डे पर, लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। साइंस टैलेंट सर्च में भारतीय मूल के अमेरिकी छात्रों का दबदबा, विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों से हुए सम्मानित। पुणे के छात्रों ने विकसित किया सैटेलाइट स्वयं, इसरो द्वारा जल्द ही किया जाएगा लॉन्च। खोज खबर में चर्चा करेंगे वर्ल्ड टीबी डे की और बताएंगे आपको इसके लक्षण और उपचार के बारे में। और टेक्नोलॉजी यू कैन यूज में जानेंगे रैपर पिकर के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिका में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता इंटेल साइंस टैलेंट सर्च में भारतीय मूल के छात्रों का दबदबा रहा। इस बार प्रतियोगिता के अलग अलग वर्गों में पहले स्थान पर 2 भारतीय मूल के छात्रों ने अपना कब्जा जमाया है, जबकि प्रतियोगिता की अन्य श्रेणियों में भी भारतीय मूल के 4 अमेरिकी छात्र दूसरा और तीसरा स्थान पाने में कामयाब रहे। इस प्रतियोगिता में पहला स्थान पाने वाले विजेता को $1.5 लाख, दूसरा स्थान हासिल करने वाले को $75,000 और तीसरा स्थान हासिल करने वाले को $35,000 की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई है। अमेरिका में हुए इंटेल साइंस टैलेंट सर्च प्रतियोगिता में इस साल भारतीय अमेरिकी छात्रों का बोलबाला रहा। इस प्रतियोगिता के अंतिम 40 में पहुंचने वाले छात्रों में भारतीय अमेरिकी छात्रों की संख्या 14 रही। ये लम्हा इसलिए भी बेहद खास रहा क्योंकि बुनियादी शोध और नवाचार के वर्ग में सभी पुरस्कार भारतीय मूल के छात्रों ने झटक लिए। बुनियादी शोध वर्ग की बात करें तो मैसाचुसेट्स के अमोल पंजाबी ने कैंसर और हृदय संबंधी रोगों के लिए नई थेरेपी विकसित करने वाले सॉफ्टवेयर के लिए पहला पुरस्कार जीता, जबकि इलिनॉय की मीना जगदीशन को एल्जेब्राइक कॉम्बिनेटोरिक्स की शोध के लिए दूसरा पुरस्कार दिया गया। इसी तरह वर्जीनिया के कुणाल श्रॉफ को हंटिंगटन की बीमारी और सेलुलर मौत की जैविक प्रक्रिया पर काम के लिए तीसरा पुरस्कार मिला। नवाचार के वर्ग में कैलिफोर्निया की माया वर्मा को फेफड़े की गतिविधि का विश्लेषण करने वाले किफायती स्मार्टफोन के लिए पहला पुरस्कार मिला, जबकि पेंसिल्वेनिया के मिलिंद जगोटा को रैंडम नैनोवायर नेटवर्क्स की शोध के लिए दूसरा पुरस्कार दिया गया और ओहायो की काव्या रविचंद्रन को खून का थक्का खत्म करने वाली नैनो मेडिसिन के लिए तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें पहले स्थान के विजेताओं को $1.5 लाख, दूसरे स्थान के विजेताओं को $75,000 और तीसरे स्थान के विजेताओं को $35,000 की नकद राशि दी गई। इंटेल प्रायोजित प्रतिष्ठित साइंस टैलेंट सर्च का आयोजन अमेरिका में सोसाइटी फॉर साइंस एंड द पब्लिक की ओर से हर साल किया जाता है। इसके तहत विलक्षण स्कूली छात्रों को उनके वैज्ञानिक शोध और क्षमता के लिए सम्मानित किया जाता है। इस साल के आयोजन में एक और बात ये रही कि इसमें बड़ी तादाद में छात्राओं ने भाग लिया। 75 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला जब अंतिम 40 में छात्रों से ज्यादा 21 छात्राएं चुनी गईं। इसके अलावा पहले 3 स्थान में से 2 स्थान छात्राओं के नाम रहे, जिनमें नवाचार वर्ग में माया वर्मा और ग्लोबल गुड कैटेगरी में पेज ब्राउन के नाम शामिल हैं। भारतीय छात्रों ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया है कि बुद्धिमत्ता में वो किसी से पीछे नहीं। इसकी एक और मिसाल पेश की है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के छात्रों ने, जिन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए एक सैटेलाइट विकसित किया है। इस सैटेलाइट को इसरो ने स्वीकृति दे दी है और जल्द ही इसका प्रक्षेपण भी किया जाएगा। यूं तो भारतीय वैज्ञानिक अपने बेहतरीन शोध कार्यों और बुद्धिमत्ता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वहीं यहाँ के छात्र भी किसी से पीछे नहीं हैं। देश के भविष्य को और भी मजबूत बनाने
और तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने के लिए यहाँ के छात्र भी भरपूर मेहनत कर रहे हैं। देश में सूचना एवं संचार के माध्यम को और मजबूत बनाने की इसी कड़ी में महाराष्ट्र के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के छात्रों ने सैटेलाइट प्रोजेक्ट स्वयं तैयार किया है। स्वयं का उद्देश्य द्विदिशीय संचार यानी कि पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक संदेशों को प्राप्त करना और भेजना है। ये एक छोटे आकार वाला पीको सैटेलाइट है जो पृथ्वी से 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित होकर सभी जानकारियां उपलब्ध कराने में सक्षम है। Specialty of the satellite is it is a 1U satellite, nano satellite or pico satellite one can call it. In 10 centimeter by 10 centimeter by 10 centimeter cube, all 5 subsystems are integrated completely, and it is a completely self-sufficient satellite in the sense that it contains power which is required for running the satellite. It has all the required software for transmitting as well as receiving communication from ground, and it will be used for point-to-point communication on between 2 points on Earth's surface. हाफ ड्यूप्ले कम्युनिकेशन पेलोड वाले इस सैटेलाइट में फंक्शनल ग्राउंड स्टेशन भी तैयार किया गया है जिससे रेडियो सैटेलाइट को भी ट्रैक किया जा सकेगा। क्यूब आकार वाले इस सैटेलाइट का वजन 1 किलोग्राम है। तकनीकी रूप से इस सैटेलाइट को बेहतर बनाने के लिए शोधकर्ताओं की टीम ने एक कुशल पैसिव स्टेबलाइजेशन सिस्टम तैयार किया है जो कि हिस्टेरेसिस रॉड्स और मैग्नेट की मदद से पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति के साथ सैटेलाइट को स्थायी रखता है। सितंबर 2014 में इसरो द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद इस सैटेलाइट को ISAC बैंगलोर की निगरानी में विकसित किया गया है। This satellite is a 1U satellite. Basically, it is a 10 by 10 by 10 centimeter cube which does all its job. So the scientific objective of this satellite is passive attitude control stabilization. As in the satellite, when it goes in space, it detumbles anyhow. So in order to point the antenna towards the Earth, we have to stabilize the satellite. So this is India's first of its kind satellite which has done the stabilization using a magnet and hysteresis rods. So without consuming any power, we stabilize the satellite. पैसिव मैग्नेटिक एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम वाला ये अपनी तरह का पहला सैटेलाइट सिस्टम है। हाल ही में की गई एक घोषणा के अनुसार भारत के 7 अन्य संस्थानों द्वारा निर्मित सैटेलाइट के साथ स्वयं का भी प्रक्षेपण इसरो द्वारा जल्द ही किया जाएगा। शादी समारोह की सजावट हो या फिर पूजा पाठ, फूलों के बिना कोई भी शुभ काम पूरा नहीं माना जाता। लेकिन इस्तेमाल के कुछ देर बाद ही फूलों को फेंक दिया जाता है। लेकिन अब इन फूलों को फेंकने के बजाय इन्हें उपयोग में लाया जा रहा है और इनसे कई उपयोगी सामान भी बनाए जा रहे हैं। कहां और कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या कभी आपने सोचा है कि जो फूल मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं या फिर सजावट के लिए होटलों में लगाए जाते हैं, उनका क्या किया जाता है? जाहिर है, या तो ये बेकार फूल आपको कूड़े में दिखते होंगे या फिर डस्टबिन में। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां बेकार फूलों को इकट्ठा कर इन्हें फिर से उपयोग में लाया जाता है। जी हां, सोसाइटी फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा चलाए जा रहे एक प्रोजेक्ट ट्रैश टू कैश के द्वारा बेकार फूलों को फिर से प्रयोग में लाकर हर्बल रंग तैयार किए जाते हैं। ये रंग स्वास्थ्य और त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन हर्बल रंगों को तैयार करने के लिए रोजाना होटलों और मंदिरों से फूल इकट्ठा किया जाता है और फिर फूलों की पंखुड़ियों को सुखाकर हर्बल रंग तैयार किए जाते हैं। हमें पता है कि इसकी नेचुरल कलर की डिमांड काफ़ी होती है, तो हमारा पूरा साल ये काम उसी पे ही चलता रहता है। हम पूरे साल इसमें नेचुरल कलेक्शन को इकट्ठा करना, फ्लावर को टेंपल से, जितने 5 स्टार होटल से है वहाँ से हमारी ये गाड़ियाँ जाती, सारा कलेक्शन करके लाती हैं। उसको पूरे साल बेस्ट
कलेक्शन करके सॉर्ट आउट करना, उसको तोड़ना, पूरा ड्राई करना, ड्राई करके पूरा स्टॉक कर देना। जब होली का समय आता है उससे 3-4 महीने, जनवरी से हमारा काम चालू हो जाता है पैकिंग का, ग्राइंडिंग वगैरह, उसको पैकिंग करना, किस तरह की पैकिंग होगी, अब की बार हम पैकिंग का क्या रखेंगे, कैसे होगा, वो सारा काम चालू हो जाता है। बचे हुए तनों को भी यहाँ फेंका नहीं जाता, बल्कि उन्हें भी उपयोग में लाकर इनसे भी सजावट के सामान बनाए जाते हैं। रंगों के अलावा इन्हीं बेकार फूलों का उपयोग कपड़ों पर टाई एंड डाई और लहरिया जैसी सुंदर डिजाइन बनाने में किया जाता है। इसके लिए गुलाब, गेंदे, कनेर और गुड़हल जैसे फूलों के साथ साथ प्याज के छिलके का भी इस्तेमाल किया जाता है। मनचाही डिजाइन बनाने के लिए गीले कपड़ों पर फूलों की पंखुड़ियों को रखा जाता है और फिर प्लास्टिक में लपेटकर इसे 24 घंटे के लिए रख दिया जाता है। इस तरह सुंदर डिजाइन तैयार होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्हीं फूलों के खुशबूदार मसाले तैयार किए जाते हैं और उनसे अगरबत्तियां तैयार की जाती हैं। इन अगरबत्तियों की बाजार में भी काफी मांग है। सबसे खास बात यह है कि फूलों से उपयोगी सामान बनाने वाले लोग भी खास हैं। दरअसल ये सभी चीजें यहाँ पर कार्य करने वाले निःशक्त लोगों द्वारा तैयार की जाती हैं, जो अपनी मेहनत और लगन से इन बेकार फूलों को फिर से उपयोगी बनाते हैं और साथ ही अपनी आजीविका भी आसानी से कमा लेते हैं। फूलों के अलावा भी ये लोग बेकार कागज और पेपर को रिसाइकल कर उनके द्वारा लिफाफे, रस्सी और रंग बिरंगी थैलियां भी तैयार करते हैं। जेनेरिकली हम बनाते हैं जैसे स्टेशनरी आइटम्स। अब हम देखते हैं कि हमने वेस्ट तो ले ली, अब आपको क्या ज़रूरत है, तो आप स्टेशनरी यूज़ करते हैं। आप होली खेलते हुए होली का रंग तो यूज़ ही करते हैं, और दिवाली के समय में गिफ्टिंग पैकेजिंग यूज़ करते हैं। तो ये देखकर कि हम एंगेजमेंट वेस्ट को आम जन लोगों के साथ कैसे करें, तो उसमें हम देखते हैं कि जो आम लोग हैं उनका क्या ज़रूरत है, वो चीज़ बनाते हैं। जो वेस्ट है वो क्या है, वो कलेक्ट करते हैं। और बीच में है ये विकलांग व्यक्तियाँ जो ये एंगेजमेंट पॉसिबल करता है। सभी उत्पादों को बनाने के लिए इन सभी निःशक्त लोगों को खास ट्रेनिंग भी दी जाती है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान, और देश और दुनिया में चल रही वैज्ञानिक हलचलों को जानने के लिए आइए नजर डालते हैं साइंस एक्सप्रेस पर। सौर मंडल के नवे ग्रह प्लूटो पर धरती की तरह ही पानी हो सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों को प्लूटो की सतह पर पानी होने के प्रमाण मिले हैं। नासा के अंतरिक्षयान न्यू होराइजन्स ने 9 सालों के बाद प्लूटो के पास पहुंचकर वहां की तस्वीरें भेजी हैं, जिसमें प्लूटो के बारे में बहुत ही नई तरह की जानकारियां मिली हैं। प्लूटो के बारे में जो पहले से अनुमान थे, यहां स्थिति उससे काफी अलग है। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल देश में स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में विशेष सहयोग की दिशा में काम करेगा। इसके लिए जल्द ही देश की तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भागीदारी की जाएगी। ये घोषणा हाल ही में बैरक के स्थापना दिवस के अवसर पर की गई। गत रविवार में बैरक ने अपना स्थापना दिवस मनाया, जिसमें इन्फोसिस के कार्यकारी वाइस चेयरमैन श्री क्रिस गोपालकृष्णन ने व्याख्यान दिया। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी संक्रामक बीमारी जिसका सही तरीके से इलाज ना कराने पर रोगी दोबारा इसकी चपेट में आ सकता है। इस बीमारी का मुख्य कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है। आमतौर पर कई महीनों तक रोगी में इस बीमारी के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन बाद में थकान, बुखार और खांसी जैसी कई परेशानियां सामने आती हैं।
लोगों के बीच टीबी से जुड़ी अहम जानकारियां पहुंचाने और जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। आज अपने सेगमेंट खोज खबर में हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे टीबी के लक्षण और उपचार के बारे में। टीबी की बीमारी प्राचीन काल से ही तपेदिक, क्षय रोग, गंधमाला रोग या सफेद प्लेग जैसे अलग अलग नामों से महामारी के रूप में जानी जाती है। अथर्ववेद हो या हिपोक्रेटिक साहित्य, दुनिया के कई प्राचीनतम ग्रंथों में भी टीबी का उल्लेख है। ईसा पूर्व 3000 से 5000 साल तक टीबी की बीमारी सिंधु घाटी से लेकर ग्रीक सभ्यता तक मानव जाति को प्रभावित करती रही है। चिकित्सा विज्ञान में जबरदस्त प्रगति के बावजूद टीबी का खतरा काफी बड़े पैमाने पर आज भी कायम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2015 के मुताबिक साल 2014 में दुनिया के करीब 96 लाख लोग टीबी के मरीज थे। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में हर सेकंड एक व्यक्ति माइक्रोबैक्टीरियम टीबी से संक्रमित होता है और भारत में हर 3 मिनट में 2 लोगों की टीबी से मौत हो जाती है। इससे पता चलता है कि टीबी की बीमारी 21वीं सदी में भी दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनी हुई है। टीबी एक बेहद संक्रामक बीमारी है जो हवा में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के फैलने से होती है। एमटीबी माइक्रोबैक्टीरियम बोविस नाम के पशुओं के रोगाणु से विकसित हुआ है। शोधकर्ताओं के मुताबिक मानव समाज में टीबी की बीमारी 5000 ईसा पूर्व तब आई जब पशुपालन का काम शुरू हुआ। माइक्रोबैक्टीरियम टीबी की खोज साल 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कॉख ने की थी। कॉख ने 24 मार्च 1882 की शाम टीबी के संक्रमण पर अपनी रिपोर्ट रखी थी। तभी से हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम टीबी इंसान के दिमाग, गुर्दे और हड्डियों को संक्रमित करता है, लेकिन आमतौर पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा फेफड़ों पर पड़ता है, जिसे पल्मोनरी टीबी कहते हैं। टीबी के आम लक्षणों में सूखी खांसी, बुखार, ठंड लगना, रात में पसीना आना, वजन कम होना और बलगम में खून का आना शामिल है। बलगम, स्किन पैच टेस्ट या सीने के एक्सरे से इसका पता चलता है। टीबी के मरीज के खांसने या छींकने से इसके रोगाणु हवा में फैल जाते हैं और इस तरह से ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में हालत इसलिए ज्यादा बुरी है क्योंकि यहाँ टीबी की बीमारी को एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। लेकिन ऐसी प्रचलित मान्यताओं के विपरीत टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है और डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट के तहत इसका निदान किया जा सकता है। दवा निर्माण की बात है कि टीबी, नॉर्मल टीबी जो बोलते हैं हम, ड्रग सेंसिटिव टीबी, उसमें हम तो 6 महीने में उसका क्योर हो जाता है, माने 95% सक्सेस रेट है उसमें। लेकिन XDR MDR टीबी में हमें सक्सेस रेट 60 to 70% है और उसका कॉस्ट ट्रीटमेंट का काफ़ी बढ़ जाता है कि लेंथ ऑफ ड्यूरेशन इज़ 2 ईयर। यहाँ पे हम 6 से 9 महीने में ख़त्म कर देते नॉर्मल टीबी में। MDR टीबी में हमें 2 साल तक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। XDR टीबी के लिए और MDR टीबी जो ड्रग रेजिस्टेंस आ रहे हैं जैसे सेकेंड लाइन में भी, उसके लिए हमें एक नई ड्रग आ रही है दैट इज़ कॉल्ड बेडाक्विलिन। ये बेडाक्विलिन हम अभी 21 मार्च को हम उसको ये कर रहे, रोल आउट कर रहे कंट्री में, और 6 सेंटर में पहले हम पायलट कर रहे। इसमें आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन नाम की 2 दवाओं को मिलाकर 6 से 9 महीनों तक रोगी का इलाज किया जाता है, जिसमें पहले 2 महीनों तक पिराजिनामाइड और एथेम्ब्यूटल दवा भी साथ दी जाती है। इन 4 दवाओं के साथ रोगी को कभी कभी स्ट्रेप्टोमाइसिन भी दी जाती है, जिसे टीबी की प्रारंभिक दवा कहते हैं। लेकिन इलाज की लंबी अवधि और इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से ज्यादातर रोगी ये कोर्स पूरा नहीं कर पाते हैं। नतीजा ये होता है कि ठीक से दवा नहीं लेने या इसे बीच में छोड़ देने की वजह से कई किस्म की दूसरी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
इनमें मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी या एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट और टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी शामिल हैं। हालांकि डॉक्टर सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन ड्रग के जरिए इसके इलाज की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ये प्रतिरोधक दवाएं मरीज के लिए बेहद घातक बन जाती हैं। बच्चों में टीबी के इलाज के लिए आमतौर पर बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में शोधकर्ता टीबी की कारगर दवा बनाने में जी जान से जुटे हैं, ताकि इसके इलाज में लगने वाले समय के साथ साथ इसके दुष्प्रभावों को भी कम किया जा सके। लेकिन इन प्रयासों के अलावा लोगों में टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और कारगर नीति बनाए जाने की भी जरूरत है। रॉबर्ट कॉक की खोज के 130 साल पूरे हो चुके हैं और पूरी दुनिया एक और विश्व टीबी दिवस मना रही है। ऐसे वक्त में जरूरत है सबको मिलकर काम करने की, ताकि दुनिया को टीबी से मुक्त करवाया जा सके। चिप्स के पैकेट हो या फिर खाली बोतल, जमीन पर पड़े कूड़े को उठाने के लिए बार बार झुकना पड़ता है। लेकिन एक खोजकर्ता ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके द्वारा बिना झुके कूड़े को इकट्ठा किया जा सकता है। क्या है वो तकनीक? देखते हैं हमारे सेगमेंट टेक्नोलॉजी यू कैन यूज में। सड़क किनारे, बस स्टॉप या फिर रेलवे स्टेशन ऐसी कई आम जगहें हैं जहां आपको कूड़े का ढेर देखने को मिल जाएगा। लापरवाही या फिर कूड़ेदान ना मिलने पर अक्सर लोग आम जगहों पर ही खाली प्लास्टिक की बोतल, चिप्स या बिस्किट के पैकेट जैसी कई बेकार चीजों को यूं ही फेंक देते हैं, जिससे न सिर्फ गंदगी फैलती है बल्कि वातावरण भी दूषित होता है। वहीं कूड़ा इकट्ठा करने वाले लोगों को हाथों से एक एक कूड़े को इकट्ठा करना पड़ता है, जिससे उन्हें भी खासी परेशानी होती है। सिरोही राजस्थान के रहने वाले छात्र मुकुल मालवीय और उनके भाई दीप्तांशु मालवीय को ऐसी ही समस्या अपने शहर में देखने को मिली, जिसके बाद दोनों भाइयों ने कुछ ऐसा बनाने के बारे में सोचा जिससे कूड़े को बिना हाथ लगाए और बिना झुके उठाया जा सके। मुकुल और दीप्तांशु ने अपने आइडिया को टेक्नोलॉजी में बदलते हुए एक रैपर पिकर बनाया है। ये रैपर पिकर एक मोटराइज्ड डिवाइस है जो कूड़े को आसानी से इकट्ठा कर लेता है। मैंने एक डिवाइस बनाई है जिसका नाम है रैपर पिकर। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे लोग ग्लास बॉटल्स वगैरह फेंक देते हैं, तो वहाँ के जो वर्कर हैं उन्हें बार बार बैंड होकर पिक करना पड़ता है। पार्टीज़ में जाते हैं तो वहाँ के जो डिस्पोजल प्लेट्स होती है तो वो गार्डन में फेंक देते लोग, तो वर्कर्स को भी उन प्लेट्स को उठाना पड़ता है बार बार, और उन सभी प्लेट्स को उठाने का अभी तक कोई मार्केट में अल्टरनेटिव मेथड नहीं आया है। तो इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के हमने एक डिवाइस बनाई है जो वैक्यूम क्लीनर से काफ़ी हद तक अलग है। वैक्यूम क्लीनर सक्शन क्रिएट करता है और लाइट पीसेस को पिक करता है, बट जो ग्लास बॉटल्स वगैरह होती है वो उनको शक नहीं कर पाता। तो हमने इसमें ब्रशेज़ का इस्तेमाल करा है जो रोटेट करते हैं, जो भी कचरा आता है उनको अपने अंदर पिक कर देता है और स्टोर कर लेता है, और बाद में जो वर्कर है वो उसे इजीली कहीं पे भी डंप कर सकता है। इस डिवाइस की मदद से रैपर पेपर के अलावा प्लास्टिक की खाली बॉटल्स को भी बिना बार बार झुके इकट्ठा किया जा सकता है। इस डिवाइस में लगा मोटर जमीन पर पड़े कूड़े को अपने आप खींच लेता है और इसमें बने स्टोरेज बिन में सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। मुकुल और दीप्तांशु द्वारा बनाया गया ये बेहद हल्का रैग पिकर पर्यावरण को तो स्वच्छ करता ही है, साथ ही ये सफाई कर्मियों के लिए भी बेहद मददगार है, जिसके द्वारा उन्हें सफाई करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर।
देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।